भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने लक्ष्य के लिए प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने लक्ष्य के लिए प्यार नहीं। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आनंद आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हो चुका हूं और यूपी ट्रिपल एससी पेट का सेट नंबर 13 और सीरीज है आपकी अचूक वार सीरीज, जिसमें हम रोज 2 गद्यांश कराते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। फिर आगे 5 व्याकरण के क्वेश्चन और एक गृह कार्य लेके आते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और एक गुजारिश है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए मेरे साथ चलते हैं, पेपर को हम सेट करते हैं। ये भैया देखो, पहला गद्यांश आप लोगों के समक्ष आ गया है। छोटा गद्यांश है, आप लोग बीच में बोलने लगे थे गुरुजी बहुत बड़ा गद्यांश लेके आते हैं, थोड़ा सा कृपा कर दीजिए और छोटा गद्यांश लेके आइए। तो आप लोगों की इच्छा अनुसार मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं। लिखा क्या गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो बातें यहां पे लिखी गई उसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो जल्दी से मेरे साथ बिना समय गंवाए हुए आप लोग पढ़ते चलिए। लिखा क्या गया भैया, यहां पे लिखा गया झांसी की रानी कविता, यानी कि झांसी की रानी शीर्षक से एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। यहां तक बात समझ में आई कि झांसी की रानी कविता ब्रैकेट में लिखा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री है कि प्रसिद्ध कविता है। फिर आगे है, दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां तक तो ये बातें कही गई थी, अभी तक आपका गद्यांश नहीं शुरू हुआ है। और गद्यांश है ही नहीं, ये है क्या आपको मैं बताऊं, ये पद्य का अंश है, पद्यांश है। और आपको लिखा क्या गया है, आपके समक्ष लिखा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। यहां तक बातें, देख मराठे पुलकित होते, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, उसके तलवारों के वार। फिर आगे है, नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, और खेलना खूब शिकार। फिर आगे है, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। फिर आगे लिखा गया, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, भी आराध्य भवानी थी। फिर आगे लिखा गया, बुंदेलो हरवोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करेंगे भैया, बिल्कुल आप संशय में ना पड़िएगा। यहाँ पे ये जो बातें लिखा है गद्यांश, तो गद्यांश के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये पद्यांश है, क्योंकि पद्य पंक्तियां हैं। क्या है भैया, पद्य पंक्तियां हैं, बिल्कुल आप हैरान ना होइए, ये कविता है। अब इसी के आधार पे 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जल्दी से मेरे साथ लगिए और इसका उत्तर आप लोग हमें दीजिए। ये आपका आ गया पहला प्रश्न। ये बताओ, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, क्या है भैया, सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण या धार्मिक। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रचना किससे ओतप्रोत है, क्या सामाजिक बातों को लिखा है या वात्सल्यपूर्ण बातों को लिखा है, देशभक्तिपूर्ण बातों को लिखा है या धार्मिक बातों को लिखा है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है और उनके वीरता वाले चरित्र का वर्णन किया है, इसलिए देशभक्तिपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया है। ये वाला सी ऑप्शन आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, आगे लिखा क्या गया, एकदम सरल है, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का अर्थ बताओ भाई, मर्दानी शब्द का अर्थ बता दो। मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है जल्दी से बताओ। वीरांगना है, पुरुषों जैसी, या पुरुषत्ववान, या लड़ाकू। बताओ मर्दानी का अर्थ क्या होगा भैया? वीरांगना। वीरता कैसी? मर्दों की तरह, इसलिए वीरांगना। और अगर एक बात मैं आपसे पूछूं, वीरांगना से ही एक मिलता जुलता हुआ शब्द होता है, वीरांगना से ही मिलता जुलता हुआ एक शब्द होता है, क्या कहते हैं भैया? वारांगना। वारांगना, वारांगना किसकी पर्यायवाची होती है, किसके अर्थ के अंतर्गत आता है? ये आप ध्यान दीजिएगा, वेश्या। वेश्या को वारांगना कहते हैं और वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं। आप संशय में ना पड़िएगा, ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उक्त पद्यांश का, भैया क्या लिखा गया है? उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। अब बताओ शीर्षक ढूंढो, इसको तो आप आसानी से बता ले जाओगे। बताओ क्या होगा? झांसी की रानी, या 1857 का गदर, या अंग्रेजों का आक्रमण, या महाराष्ट्र कुलदेवी। अब बताओ, झांसी की रानी के बारे में कहा गया, इसलिए शीर्षक क्या होगा? झांसी की रानी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इस कविता की कवित्री का नाम। भैया जब पहले ही दे दिया गया था, पहले ही दे दिया गया था क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आगे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना भैया जो आपके एग्जाम में, नए एग्जामों में पूछे जाएगी आने वाले, इनके एक रचना की चर्चा मैं कर देता हूं, ज्यादा नहीं। क्या है भैया? मुकुल है। क्या है? मुकुल इनकी रचना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भैया ये महादेवी वर्मा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा, ये बात याद रखिएगा। और इनकी रचना एक है यामा। यामा को भैया, यामा को 1982 का ज्ञानपीठ दिया गया, 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये बात याद रखिएगा। और महादेवी वर्मा की रचनाएं खूब पूछी जाती है, जैसे आपका आ गया नीरजा, नीरजा के अलावा निहार, निहार आ गया। ठीक है, ये दो रचनाएं अति महत्वपूर्ण है। तारा पांडे ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन मैं इनके मीराबाई के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मीराबाई को हिंदी की प्रथम काव्यत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी की प्रथम काव्यत्री, प्रथम काव्यत्री, और काव्यत्री की शुद्ध वर्तनी है। और इनकी रचना यहीं पे जोड़ देता हूँ, नरसी जी का मायरा। क्या है भैया? नरसी जी का मायरा। और राग गोविंद का टीका, राग गोविंद का टीका, राग गोविंद का टीका, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और इनके गुरु, मीराबाई के गुरु को भी जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनते हैं। इनके गुरु कौन है भैया? रैदास जी हैं। कौन है? रैदास जी हैं। इतनी बातें तो पर्याप्त हैं, आज कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है आपको। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आ गया, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। बहुत बढ़िया, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। क्या भक्ति की बात की गई है, या करुण की बात की गई है, श्रृंगार या वीर रस की बात की गई है? तो भैया यहाँ पे वीरता की बात की गई। किसकी? वीरता की बात की गई है। बिल्कुल संशय में ना पड़िएगा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया गया है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो चलिए मेरे साथ इसका अस्थायी भाव भी बताते चलिएगा। तो यहाँ पे क्या है? भक्ति विषयक रति बोलते हैं, जिसको हम अनुराग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनुराग बोल सकते हैं। ये है इसका। और करुण का क्या होगा भैया? करुण का शोक अस्थायी भाव होगा। और श्रृंगार का क्या होगा? रति होगा। वीर का क्या होगा? अस्थायी भाव उत्साह होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला गद्यांश आ जाता है। ये गद्यांश थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। ये आने वाले एग्जाम में, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। और सुनिएगा लिखा क्या गया भैया, जल्दी से मेरे साथ जुड़िएगा। सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो छोड़कर कोई ना जाए, वीडियो देखते रहें। लिखा क्या गया? निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर आगे क्या है? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं,
अपने दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। क्या करते हैं? जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। फिर आगे है शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। कहाँ पे? निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। फिर आगे लिखा गया तो कुछ उच्च स्तर पर, कुछ निम्न स्तर पे काम करते हैं, कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी भी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। एक माली जो बगीचे को सजाने का कार्य करता है, फूल फुलवारी की देखभाल करता है। फिर आगे है किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, वाह भाई, जब वह अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। फिर जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? क्या ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। कहने का आशय यह है कि ये पूरी की पूरी पंक्ति आप पढ़ चुके और इसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला पे और ये पहला प्रश्न आ गया। ये बताओ भैया, लिखा गया है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। क्या है? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच या काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता। फिर आगे है काम करने के ढंग में बरत गई कुशलता। फिर आगे काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। अब बताओ क्या होगा भैया, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे क्या होगा? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में यहाँ पे बरत जहाँ पे लिखा है थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे सुधार कर लेंगे तो ये बात सही हो जाएगी और सी वाला विकल्प आपका सही होगा भैया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल संशय में नहीं पड़िएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बरती गई कुशलता। तब ये आपका उदाहरण क्या होगा? उत्तर आपका सही हो जाएगा। काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता क्या कहलाएगा? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य यही होता है। तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ या मतलब। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सातवां है भैया, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि क्या करे? दोनों के काम की तुलना उसके पद वेतन से न की जाए। फिर है माली अपने काम को कुशलता में करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। ये कोई बात नहीं है, सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे। तो भैया क्या होगा? यहाँ पे कहाँ पे? एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे। कैसे करे? कुशलता से करे। डी वाला विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा। जब कुशलता से करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और ये कहीं नहीं है माली अपने काम को कुशलता में करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ऐसी कोई बात नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त शीर्षक छाटिए। अब भैया यहाँ पे क्या है? उपर्युक्त गद्यांश में शीर्षक छाटिए। कर्मनिष्ठा की महिमा, ऊंच नीच, काम की महिमा या स्तर भेद। क्या होगा? कर्मनिष्ठा की महिमा। क्या होगा? कर्मनिष्ठा की महिमा होगा। इसका पहला विकल्प सही होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। ये आपका सही विकल्प होगा, कर्मनिष्ठा की महिमा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अब एक कोई वाक्य दिया गया है, उसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया? सरल वाक्य बनाएं। दैनिक जीवन में यहाँ पे लिखा क्या गया? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं।
तो इसको सरल करना है, कैसे कर पाओगे आप बताओ। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जहाँ पे और लगा वो संयुक्त हुआ, आगे कुछ सोचना नहीं। फिर दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। फिर आगे दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जहाँ पे और लगा संयुक्त बना। फिर आगे दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे और नहीं लगा वही विकल्प आपका सही होगा और ये बी वाला विकल्प होगा, क्योंकि दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया भैया 10वें नंबर का प्रश्न है, बेहतर। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब अन्य नाम। क्या सामान्य होगा, बुरा होगा, ज्यादा अच्छा होगा या विभिन्न होगा? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ज्यादा अच्छा। ज्यादा अच्छे के लिए तो बेहतर शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर और आपका आ गया, ये तो यहाँ पे करेगा तहलका मचाएगा। अब तो आएगा मजा, जल्दी से बताइए। परिकथा। परिकथा किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। क्या प्रयोगवादी कवि नागार्जुन की है, या उदय शंकर भट्ट की है, या रांगे राघव की है, या फणीश्वरनाथ रेणु की है? आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बताऊं, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और फणीश्वरनाथ रेणु की इस रचना के अलावा एक रचना खूब पूछी जाती है, आप एकदम याद करिएगा और इसको जहन में बैठा लीजिएगा। मैला आंचल। क्या है भैया? मैला आंचल। और मैला आंचल की विधा बताऊं, ये आंचलिक उपन्यास है। क्या है? आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास है, ये भी पूछा जाता है, इसकी विधा भी पूछी जाती है। और नागार्जुन के बारे में बताया जाए, ये प्रयोगवादी कवि है। क्या है भैया? प्रयोगवादी। प्रयोगवाद को बढ़ावा देने वाले कवि हैं, उसी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और इनको बाबा भी कहा जाता है। बाबा। और इनका मूल नाम याद रखिएगा, मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन तो इनका उपनाम है। नागार्जुन तो इनका क्या है? उपनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। अब बताओ सही वाक्य क्या होगा? मैंने आपसे प्रणाम किया था, फिर मैंने आपको प्रणाम किया हूँ, फिर है मैंने आपको प्रणाम किया था, फिर आगे है मैं आपको प्रणाम किया था। तो सी विकल्प आपका सही है भैया, बाकी तीनों त्रुटिपूर्ण है और आपको शुद्ध ढूंढना था। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये विकल्प आपका सही होगा। फिर आगे है 13वें नंबर का प्रश्न है, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य है। ये बताओ। मैंने कहा था और तथा योम लगाओ संयुक्त बनाओ। क्या है? बादल घिरे और मोर नाचने लगा। ये ए विकल्प आपका पूर्णतः सही होगा, जहाँ पे और लगा होगा और तथा योम, ये सारे आपके संयुक्त वाक्य होंगे, ए वाला होगा। फिर घिरे बादल मोर नाचने लगा, ये नहीं होगा, जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगा, ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मोर नाचने लगा बादल घिरते ही, यह अशुद्ध वाक्य, ये सही नहीं होगा। ए वाला विकल्प आपका पूर्णतः सही है। आगे हम चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। लिखा गया है, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? और इंदा प्रत्यय आपका उर्दू भाषा का है। शब्द लिखा गया गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा और बसिंदा। तो यहाँ पे ए विकल्प में जो गोविंदा लिखा गया है, गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द है। और किसकी पर्यायवाची है? ये कृष्ण की पर्यायवाची है। किसकी है? कृष्ण की पर्यायवाची है। और परिंदा किसे कहते हैं? परिंदा पक्षी को कहते हैं। और शर्मिंदा, जब शर्म से हम झुक जाते हैं तो उस अवस्था को शर्मिंदा कहते हैं। और बसने वाले, जब किसी स्थान विशेष पर लोग निवास करते हैं तब उन लोगों को वहाँ का बसिंदा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका आ गया, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। ये थोड़ा नए तरीके का प्रश्न है, आपको वाक्यानुसार बहुवचन वाला वाक्य बनाना है।
तो पहला विकल्प क्या दिया गया, नदी का जल ठंडा है। यहाँ पे नदी को बहुवचन में परिवर्तित ही नहीं किया गया, सभी नदी का जल ठंडा है, तो यहाँ पे भी कोई बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया, नदियों का जल ठंडा है। आपका सी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि कारक चिन्ह लगा है और इसलिए नदी का विभक्ति सहित परिवर्तन नदियां ना होके नदियों होगा, और यहाँ पे नदियों, यहाँ पे डी वाले विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत होगा। आपका सी विकल्प पूर्णतः सत्य होगा, नदियों का जल ठंडा है। और आपको बोला क्या गया था, इसके अनुसार आपको पूरा का पूरा वाक्य बहुवचन के अनुसार परिवर्तित करना था। ये आज के इतने प्रश्न हो गए और चलते हैं आपके सरप्राइज की तरफ। और आज नया प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, दिया क्या गया है गृह कार्य। गृह कार्य में ये देखिएगा विशेष प्रश्न, आप देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हमेशा करता है, अंग्रेजी के कुछ शब्दों को दे देता है और उसका हिंदी अर्थ पूछ लेता है, कभी करता है हिंदी के शब्द दे के अंग्रेजी में अर्थ पूछता है, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर आगे मिलेंगे, नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। और आप लोगों से जाते जाते ये आग्रह है कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एवं छात्रा लाभान्वित हो सके। इसी के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम। धन्यवाद।